आज जो स्टार्ट करना है चैप्टर वो फिनॉल का है। और इस फिनॉल की अगर बात करें तो फिनॉल का बेटा एक और नाम है, इसको कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है, कार्बोलिक एसिड। तो ये दोनों नाम आप नोट कर लो। तो सेंटर रेडी में आपको नोट करना है फिनॉल और कार्बोलिक एसिड। फिनॉल और कार्बोलिक एसिड। ठीक है। इस चैप्टर को या इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं वो पहले क्लियर हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी आगे की कहानी बताने में अच्छा रहेगा और आपको सुनने में भी आसान रहेगा। बेटा सबसे पहली बात तो ये कि फिनॉल जो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये एक टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? बोलते हैं कि बेंजीन या ऐसे कंपाउंड जो केमिकल बिहेवियर में, रासायनिक गुणों में बेंजीन से समानता प्रदर्शित करते हैं, यानी बेंजीन के सिमिलर होते हैं, वो उनको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक होता है बेंजेनॉइड और एक होता है नॉन बेंजोनाइड। बेंजेनॉइड जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि हमारे कंपाउंड में बेंजीन की रिंग होगी ही होगी, यानी एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन की जो रिंग है वो होनी ही चाहिए। तो बेटा उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बेंजेनॉइड कंपाउंड। और ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन की रिंग नहीं होती है फिर भी वो एरोमेटिक होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड बेटा दो टाइप के मिलेंगे, एक होंगे बेंजोनॉइड और दूसरे बेटा होंगे नॉन बेंजोनॉइड। ठीक है। बेंजोनॉइड के लिए हमने आपको बताया कि जो भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा उसमें कम से कम एक रिंग बेंजीन की आपको हमेशा मिलेगी। जैसे अगर हम फिनॉल का एग्जांपल ले लें तो ये हमारे पास रिंग है, ऊपर हमने OH लगा दिया, या ये हमारे पास रिंग है, ऊपर हमने Cl लगा लिया। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं क्लोरोबेंजीन। ऐसे नॉन बेंजोनाइड के एग्जांपल में जैसे मान लीजिए ये हमारे पास इस तरीके से एक रिंग है और यहां पर बेटा हमने N लगा दिया, तो ये कोई कंपाउंड तो है, मतलब कोई बेंजीन की रिंग तो है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी ये हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और किसके एग्जांपल में आता है? ये आता है नॉन बेंजोनाइड। इस कंपाउंड का बेटा नाम होता है पिरिडीन। ऐसे ही ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें भी कहीं आपको बेंजीन की रिंग नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन फिर भी कंपाउंड एरोमेटिक है, तो किसमें आता है? ये नॉन बेंजोनाइड। तो बेंजेनॉइड और नॉन बेंजोनाइड में इस टाइप के एग्जांपल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है। ये सब कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर बेसिक हमारा क्लियर रहता है तो हर एक बात समझने में और पढ़ने में आसान रहता है। तो आप जल्दी से इतना आप नोट कर लो कि फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड, जैसा कि लिखा, जैसा लिखा हुआ वैसा नोट कर लीजिएगा। और एरोमेटिक कंपाउंड दो टाइप के हैं, बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनाइड। ठीक है, इनके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, बस अभी हमने सिंपल सा बताया कि बेंजोनाइड का मतलब ये कि कम से कम एक बेंजीन की रिंग आपको मिलेगी जरूर, जिसके दो एग्जांपल सामने बने हुए दिख रहे होंगे। एक आपका फिनॉल है, एक आपका क्लोरोबेंजीन है। नॉन बेंजोनाइड में दो आपके सामने आ रहे हैं, एक आपका पिरिडीन है
और दूसरा बेटा आपका पायरॉल है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको मालूम ही है, फिनॉल है और ये क्लोरोबेंजीन। अगर आपको इनकी नेमिंग करनी हो तो आप लिख सकते हो। ये वाला जो कंपाउंड है इसको बेटा हम लोग बोलते हैं पिरिडीन, और इस कंपाउंड को हम लोग बेटा बोलते हैं पायरॉल। पहला है पिरिडीन, दूसरा है पायरॉल, और दोनों के दोनों कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं और ये नॉन बेंजोनॉइड की कैटेगरी में आते हैं। बॉन्ड का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड हमने कैसे लगाया हुआ। जैसे रिंग हमने यहां पर लगाई हुई है, ऐसी जो रिंग है आप यहां पर भी बना सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आप चाहे तो पूरी रिंग बना लिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं बुक्स में आपको रिंग ही बनी हुई दिखेंगी। चलिए बेटा आगे बढ़े। सब लोगों ने नोट कर लिया? ठीक है। अब अगला हमारा पॉइंट ये है कि ये कैसे कंफर्म हो सकता है कि कोई दिया हुआ जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है कि नहीं है। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि हर साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता। ऐसा नहीं कि जिसमें साइक्लिक या कोई साइक्लो कंपाउंड आपको दिखाई दे जाए तो बोल दो आप कि हाँ ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो होने चाहिए तो हम ये पॉइंट दे सकते हैं। हालांकि ये एक ऐसा टॉपिक रहेगा जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं 11th में, लेकिन फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रहे हैं ताकि आगे आने वाले, क्योंकि अभी तो ये पहला एरोमेटिक कंपाउंड है, अभी आगे बहुत सारे आपको एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ने हैं। तो एरोमेटिक का जो बेसिक मतलब है अगर वो क्लियर हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए और आपके लिए। तो बेटा ये एक पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिसिटी। आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं एरोमेटिकता। एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिकता। इसमें अगर कंपाउंड आपका एरोमेटिक है तो तब हो सकता है अगर वो चक्री हो और साथ में समतली हो। ठीक है। चक्री यानी कि प्लेनर एंड चक्री यानी साइक्लिक एंड प्लेनर यानी समतली। दूसरा पॉइंट है कि जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो संयुग्मन में होने चाहिए। ठीक है। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन should be in conjugation। पाई इलेक्ट्रॉन का आपको संयुग्मन मिलना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और तीसरा बेटा पॉइंट ये है कि जो भी आपका कंपाउंड है उसमें हकल का जो रूल है वो फॉलो होना चाहिए, वो लगना चाहिए। और हकल का रूल ये बोलता है कि कोई भी कंपाउंड तभी एरोमेटिक होगा जब उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कॉन्जुगेटेड होंगे। इससे पहले एक और बात
ये जो लिखा हुआ है पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मन में होना चाहिए या पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, तो बेटा ध्यान रखिएगा कॉन्जुगेशन के दो मीनिंग है। या तो आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट आ रहा हो, मतलब डबल सिंगल इस तरीके से, और या तो आपको कहीं पे अनुनाद दिखाई दे रहा हो, रेजोनेंस दिखाई दे रहा हो। रेजोनेंस की आपको तीन कंडीशंस याद होंगी सबको, फिर से हम बोल दे रहे हैं, प्लस सिंगल डबल, दूसरा था माइनस सिंगल डबल, और तीसरी कंडीशन बच्चों लोन पेयर सिंगल डबल। प्लस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो समझ लिए तो भी वहां पे कॉन्जुगेशन है, तो भी वहां पे संयुग्मन है। या जो आपका डबल बॉन्ड है अगर वो अल्टरनेट आ रहा है तो भी वहां पर कॉन्जुगेशन है। हकल का रूल क्या बोलता है कि आपके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि कॉन्जुगेटेड होने चाहिए। ठीक है, अब अगर इस पूरे फॉर्मूले में n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो बेटा ये आपको देगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपको ये देगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आप n की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये आपको देगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 रखते हैं तो ये आपको देगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर कहीं पे 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिखते हैं तो समझ लीजिए आपका जो कंपाउंड है वो हकल के रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट जल्दी से नोट कर डालिए, फिर उसके बाद समझते हैं एक एग्जांपल से कि ये कैसे लगते हैं पॉइंट। जल्दी से नोट करिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर करेंगे, या हो सकते हैं 3 एग्जाम्पल ले लेंगे। यहाँ पर कैसे क्या है देखिए। सबसे पहले बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बेटा हम ले रहे हैं और वो है बेंजीन का। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेने वाले हैं और वो एग्जाम्पल रहेगा पायरॉल का। ठीक है, समझिए। सबसे पहले तो हमारा पहला पॉइंट ये था कि जो भी आपका कंपाउंड है वो आपका कंपाउंड साइक्लिक और प्लेनर यानी चक्री और समतली होना चाहिए। तो साइक्लिक कंपाउंड तो ये दिख ही रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइक्लिक, बाकी हिंदी में आप लिख लीजिएगा चक्री। अब ये जो प्लेनर समतली पॉइंट, समतली शब्द जो यहां पर आ रहा है उसकी क्या कहानी है। देखिए भाई, आप लोगों ने 3 टाइप के संकरण पढ़े हुए हैं, 3 टाइप के हाइब्रिडेशन पढ़े हुए हैं, sp, sp2, sp3। sp के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि जो उसकी ज्योमेट्री होती है, जो उसकी
ज्यामिति होती है वो रेखीय होती है, लीनियर होती है। sp2 की ट्राइगोनल प्लैनर होती है और sp3 की टेट्राहेड्रल होती है। तो प्लैनर वर्ड जो है, समतली शब्द जो है, त्रिकोणीय समतली शब्द जो है वो किसमें आ रहा है बेटा? वो आ रहा है sp2 में। तो अगर जो आपके सामने कंपाउंड दिया जा रहा है उसमें जितने भी एटम लगे हुए हैं, अगर उन सभी के ऊपर sp2 संकरण, sp2 हाइब्रिडेशन अगर दिखता है तो ये कहा जाता है कि वो कंपाउंड आपका प्लैनर है, समतली है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि समतली के साथ साथ एक और पॉइंट लगा होता है कि लगभग समतली हो, नियरली प्लैनर हो। मतलब अगर मान लो आपके रिंग में 6 एटम हैं और उन 6 में से 5 में sp2 आ रहा है, लेकिन एक में कुछ डिफरेंट आ गया, sp आ गया, sp3 या कुछ और आ गया, तो भी उस कंपाउंड को हम लोग लगभग समतली, नियरली प्लैनर मान लेते हैं, अगर 6 में 1 में ऐसा हो रहा है तो। लेकिन 6 में से 2 में अगर ऐसा हो जाएगा तो वो प्लैनर नहीं रहेगा। ठीक है। फिलहाल अगर हम यहाँ पर किसी एक कार्बन को बेटा ले लें, जैसे मान लो हमने यहां पर ले लिया, आपको मालूम है कि हर एक कार्बन से एक H भी लगा होगा, और संकरण यानी हाइब्रिडेशन को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्मा बंधों की संख्या, और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर मतलब लोन पेयर की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। तो आपको मालूम है सबको सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा। इस वाले सिंगल बॉन्ड में भी क्या होगा? 1 सिग्मा। और ये जो डबल है इसमें 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, लेकिन हमारे फॉर्मूले में पाई तो कहीं आ ही नहीं रहा है। सिग्मा और प्लस लोन पेयर आ रहे हैं, सिग्मा प्लस इलेक्ट्रॉन युग्म आ रहे हैं, तो 3 ही सिग्मा यहाँ पर मिलेंगे। ठीक। और कार्बन जो होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन तो 4 ही होते हैं ना, आउटर शेल में भारी वाली कक्षा में एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, 2,4, और वो 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, यानी इसके पास कोई भी लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, यानी 3 आ गया जोड़ने, मतलब 3 सिग्मा ही दिख रहे हैं, और 3 का मतलब होता है 1 S और 2 P, यानी आपका संकरण, आपका हाइड्रेशन बन गया sp2। अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड बेटा सामने आ रहा है ये साइक्लिक के साथ साथ प्लेनर भी है, यानी चक्रीय तथा समतली। तो ये जो पहला पॉइंट है ध्यान रखिएगा, ये तो लगभग हर जगह लग जाता है। मेन जो समझने वाली बातें हैं वो सेकंड और थर्ड पॉइंट को लेकर रहेंगी। चलिए अब देखिए जरा सेकंड वाले पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड वाले पॉइंट में देखो जरा, ये हमारा डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, सिंगल, डबल। आपको दिख रहा है कि जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे यहाँ पर वो संयुग्मन में है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन। तो दूसरा वाला पॉइंट भी लग गया। अब तीसरे वाले पॉइंट में आते हैं। तीसरा वाला पॉइंट हकल के रूल को लेकर था, जिसमें आपको कहा गया कि अगर आपके कंपाउंड में 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो हकल के रूल को फॉलो कर रहा है। इसको कैसे समझना होगा? देखिए भाई, हमको मालूम है कि अगर ये बॉन्ड है मान लीजिए, तो एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बोलिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। ठीक। तो अब आप ये देखिए यहां पर क्या है, यहां पर कितने पाई बॉन्ड होंगे? पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, पाई बॉन्ड 1 होगा, इधर भी 1 पाई बॉन्ड होगा, इधर भी 1 पाई बॉन्ड होगा, लेकिन हमको पाई बॉन्ड नहीं देखना है, हमको पाई इलेक्ट्रॉन देखना है। तो एक बॉन्ड में बेटा इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, और यहाँ कितने पाई बॉन्ड है? 3। तो 3 पाई बॉन्ड का मतलब यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि हमारे हकल के रूल में आ रहे थे। इसका मतलब दिया हुआ कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक। बोलिए बच्चों, सबको क्लियर हो रही है बात? यस नो में जल्दी से आंसर दो। ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए? कोई कंफ्यूजन किसी पॉइंट को लेकर तो नहीं है? चलिए अब जरा इसको जरा समझते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो तो आप लिख ही सकते हैं हर एक के लिए, उसमें कभी कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो हमने ये बेटा पॉइंट लिख दिया कि ये हमारा कंपाउंड जो है वो साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है। बाकी जरा दोनों पॉइंट देखते हैं। जरा देखिएगा, ये सामने आ रहा है डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। इसका मतलब जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो संयुग्मन में है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन, यानी पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मन में। ठीक है। अब जरा
आखिरी वाले पॉइंट की जरा बात करें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बेटा यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन या बोले 1 पाई बॉन्ड होगा, इधर भी 1 पाई बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और अभी हमने देखा कि हमारे तो रूल में या तो 2 होने चाहिए या 6 और 6 के बाद 10, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब हकल का जो रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा है। और ये ध्यान रखिएगा एरोमेटिक होने के लिए तीनों के तीनों पॉइंट लगने चाहिए, और अगर नहीं लग पा रहा है इसका मतलब भी कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमने तो अभी आपको बताया कि ये एरोमेटिक होता है, भले वो नॉन बेंजोनाइड हो लेकिन वो होता है एरोमेटिक है। तो अब सवाल ये उठता है कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो भी हम इसको है वो जरा यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए बेटा यहां पे आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन देखने से समझ में आ रहा हो कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है। ठीक है, जरा इस बात को समझिएगा। यहां पर थोड़ा रिंग में जरा आते हैं। आप सब ने देखा है कि बेंजीन की जो रिंग आप बनाते हैं उसमें इस टाइप का एक सर्कल बना होता है। ठीक है, तो ये सर्कल बेसिकली क्या है, ये सर्कल एक तरीके से इलेक्ट्रॉनों का रोटेशन है, इलेक्ट्रॉनों का घूर्णन है। कैसे, यहां पर आपको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर आपको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर आपको मालूम है यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन बेटा रोटेट होगा, यानी जब इलेक्ट्रॉन ये घूमेंगे तो इस तरीके से ये रोटेशन आपको मिलेगा ऐसे, और इनके घूमने की वजह से, इनके रोटेशन की वजह से इस टाइप का एक सर्कल रिंग के अंदर हमको बनता हुआ दिखता है। ठीक है, तो रिंग के अंदर कोई गोला नहीं बना हुआ है, रिंग के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉनों का एक रोटेशन होता है। अब अभी हमने आपको बताया था कि आपको जो पायरॉल हो या पिरिडीन हो, इनके बीच में इस टाइप की रिंग बनते हुए दिखेगी। ठीक है, और यही जो आपको रोटेशन दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनों का बेटा, यही इलेक्ट्रॉनों का घूर्णन कहलाता है, यही इलेक्ट्रॉनों का संयुग्मन कहलाता है, यही इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन कहलाता है। अब यहां पर बताइए इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा आपके पास 2, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन कितने थे 2। अब अगर हम इसमें से यानी इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अपनी जो रिंग है उसको बना पाए तो हमारी रिंग तो केवल यहीं तक ही बन रही है। अगर हमको पूरी रिंग कंप्लीट करना है तो जरा ध्यान से देखा जाए, आपको मालूम है कि नाइट्रोजन जो होता है इसके पास बेटा इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 आउटर शेल में, भारी वाली कक्षा में, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आपके सामने जा चुके हैं। इसका मतलब अब इसके पास यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अगर ऐसा है तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर हम अपना पूरा रोटेशन, पूरा घूर्णन, पूरा कॉन्जुगेशन, पूरा संयुग्मन कंप्लीट कर सकते हैं। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, संयुग्मन में भाग ले रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन भी गिने जाएंगे। तो यहां से अगर आप देखिए तो अब बेटा आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 ये 2 ये 2 ये, हेंस दिस कंपाउंड शुड आल्सो एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक होगा जो पहले नहीं लग रहा था। ठीक है, अब एक इसको भी नोट करिएगा। उसके अलावा एक जरा जल्दी से हम एक पॉइंट बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर नोट करिएगा। अभी थोड़ी देर पहले एक और एग्जांपल आया था जो कि बेटा ये था पिरिडीन का। ठीक है, हमने बताया कि पहला पॉइंट इसके लिए भी लग जाएगा कि साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। ठीक है, हिंदी में अगर लिखना तो हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भी देखो लग रहा है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, वो भी लग गया। अब जरा ध्यान देना बेटा, यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, इधर भी 2 इधर भी 2, कितने इलेक्ट्रॉन हुए आपके पास 6 हो गए। अब हमको मालूम है एन के पास इलेक्ट्रॉन तो बेटा 5 होते हैं ना, 5 में से 1 2 3 बचे, कितने 2 बचे। तो अब 2 ये 2 ये 2 ये और 2 ये कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, 2 ये 2 ये 2 ये और 2 ये 8। ठीक है, तो अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब बेटा ये हो गया कि इसमें अब जो आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं वो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो कि हमारे हैकल के रूल में नहीं आ रहे। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको ये बताया है कि हमको वही इलेक्ट्रॉन लेने हैं जो कॉन्जुगेशन का पार्ट हो, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करें। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बेटा कॉन्जुगेशन में पार्ट कर रहे हैं और आप देख पाए इनका क्या कोई रोल है कॉन्जुगेशन में, तो जब ये कॉन्जुगेशन का पार्ट ही नहीं है, जब ये संयुग्मन में भाग ही नहीं ले रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन
गिने नहीं जाएंगे। हमारा कॉन्जुगेशन इन 6 इलेक्ट्रॉनों से ही कंप्लीट हो गया। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हमारे या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे हैं। इट मींस ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा। तो लोन पेयर कब लेने हैं और कब नहीं लेने हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। रटने वाली बात यहाँ पर नहीं आनी चाहिए कि हाँ हमने रट लिया कि ये एरोमेटिक है ये नहीं है, कितने कंपाउंड ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आपको हर एक कंपाउंड के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो कंपाउंड जो भी सामने आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हर एक कंपाउंड में आपको ये देखना पड़ेगा कि लोन पेयर लेने की वजह से अगर हमारा जो कंजुगेशन है अगर वो कंप्लीट हो रहा है तो वो लोन पेयर आपको वहां पर लेने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन वो गिने जाएंगे। और अगर वो लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन वहां पर यूज नहीं होंगे, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जो नाइट्रोन के लोन पेयर है उसको काउंट क्यों नहीं किया था हाइब्रिडेशन में, संकरण में। तो अभी वही बात तो बेटा बताए रहे थे आपको कि अगर आपके पास जितने भी एटम रिंग में लगे हुए हैं, अगर उनमें से किसी एक एटम का जो हाइब्रिडेशन है अगर वो डिफरेंट आ जाए, केवल एक एटम का, तो भी हम उस कंपाउंड को प्लेनर ही मानते हैं। आप बाकी बचे हुए जितने भी कार्बन है उसको आप चेक कर लीजिए, सब में आप चेक करिएगा sp2 ही आपका आंसर आएगा। आपको इसमें जो मिल रहा होगा वो sp3 मिल रहा होगा, मतलब एक ये और एक ये। तो sp3 का मतलब क्या, एक ही एटम में तो अलग है ना, बाकी सब में तो sp2 आ रहा है, तो भी हम इसको लगभग समतली मानेंगे, यानी नियरली प्लेनर ही मानेंगे। क्लियर हो गई बात सबको? लोन पेयर का जो पॉइंट है वो क्लियर हुआ सबको? कब लोन पेयर लेना है कब नहीं लेना है, ये बात सबको समझ में आ रही है? जल्दी से इनको नोट कर लीजिए और अगर कोई डाउट हो तो उसको पूछ सकते हो आप। इन दोनों को आप जल्दी से एग्जांपल में नोट कर लो। ठीक है, चलिए हम यहां पर आपको कोई एग्जांपल दे रहे हैं और आपको बताना होगा कि जो कंपाउंड या जो एग्जांपल आपको दिया जा रहा है ये एरोमेटिक इनमें से कौन है कौन नहीं। जल्दी से तीनों एग्जांपल को सॉल्व करिए और ये ए मान सकते हो, ये बी और ये सी। तो ए बी सी में कौन एरोमेटिक है और कौन नहीं
जल्दी से अपना आंसर दीजिए। पहले वाले का जल्दी से बताइए भी आंसर क्या आएगा। पहला वाला एरोमेटिक है कि नहीं? पहले वाले में ये जो कंपाउंड है बताया हमने साइक्लिक और प्लेनर, ये तो आप हर एक में यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चक्री भी है, समतली भी है, लेकिन यहाँ पे डबल सिंगल डबल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मन में नहीं, यानी पाई इलेक्ट्रॉन नॉट इन कॉन्जुगेशन, पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मन में नहीं, कॉन्जुगेशन। ठीक है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर होंगे? केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन हालांकि हकल के रूल में आता है, लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है ये आपका सेकेंड वाला पॉइंट इसमें फॉलो नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं होगा। जल्दी से बताइए सेकेंड वाला। भले वो पॉइंट लग रहा हो या ना लग रहा हो, उस पॉइंट को आपको लगाना जरूर है। इस वाले कंपाउंड की बेटा जरा बात की जाए तो इसमें पहला पॉइंट फिर से आप लगा सकते हो कि ये साइक्लिक भी होगा और प्लेनर भी होगा। दूसरा पॉइंट भी इसमें लगेगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर संयुग्मन में, कैसे? प्लस सिंगल डबल प्लस आपका यहाँ पर आएगा, प्लस सिंगल डबल प्लस यहाँ, इसी को आप क्या बोलते हो? रेजोनेंस, अनुनाद। और हमने आपको बताया भी कि जहां पर डबल बॉन्ड अल्टरनेट दिखे या कहीं पर आपको रेजोनेंस दिखे, वो सब कॉन्जुगेशन ही होता है, वो सब संयुग्मन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर मिलेंगे, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो पॉइंट है वो हकल के रूल में नहीं आता है, इसलिए ये कंपाउंड भी एरोमेटिक नहीं होगा। तो पहला पॉइंट लग जाएगा। कितना मतलब इसमें क्या होगा? तो साइक्लिक एंड प्लेनर है। दूसरा वाला पॉइंट भी इसमें बेटा लग जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन, यानी पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मन में मिलेंगे। तीसरा पॉइंट नहीं लगेगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर एक कंपाउंड होगा, ये एरोमेटिक नहीं होगा। तो ये वाला कंपाउंड भी एरोमेटिक नहीं। जल्दी से बताइए लास्ट वाला। तो लास्ट वाले में क्या कहानी है उसको समझ लें। पहला पॉइंट तो लगी जाएगा, मतलब ये साइक्लिक और प्लेनर, चक्री व समतली दोनों हैं। दूसरा पॉइंट भी लग जाएगा कि नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस भी दिख रहा है, या डबल बॉन्ड भी आपको दिख रहा होंगे अल्टरनेट। और बेटा तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे लगेगा, कैसे? आपको लग रहा हो कि यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें इस वाले कार्बन की जिसके ऊपर आपने लिखा नेगेटिव चार्ज है और एक H भी यहाँ लगा होगा, तो आपको मालूम है जो कार्बन होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन बेटा कितने होते हैं?
आउटर शेल में बारीक कक्षा में 4 होते हैं, लेकिन ऊपर क्या रखा हुआ माइनस, तो इलेक्ट्रॉन 4 नहीं होंगे, 5 होंगे, और 5 में से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहां जा चुके हैं, यानी इसके पास इधर आपको 2 पेयर मिलेंगे। और अगर आप यहां से संयुग्मन लगा रहे हैं, यहां से रेजोनेंस लगा रहे हैं, यहां से अनुनाद लगा रहे हैं, तो हमने क्या कहा था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को कॉन्जुगेशन में ले रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन भी गिने जाएंगे। तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ये भी गिने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी गिने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी गिने जाएंगे, यानी यहां पर 6 pi इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। इस वजह से ये कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक नहीं होगा, ये वाला भी एरोमेटिक नहीं होगा, ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो अब जहां तक सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी कि कब किस तरीके से कंपाउंड में आप एरोमेटिसिटी को, एरोमेटिकता को लगा पाएंगे। क्लियर हो गया सब बच्चों को? आगे बढ़ें। चलिए, अब देखिए बेटा अगली कहानी क्या है। यहां पर अगर ये आपके पास बेंजीन की रिंग है और यहां पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ, जीपी का मतलब ग्रुप चाहिए, पूरा लिख देते हैं। कोई अगर बेटा यहां ग्रुप लगा हुआ है तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाली जो पोजीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। ये तो शायद पहले से पढ़ा भी हो, ध्यान भी होगा आपको। ये वाली पोजीशन मेटा होती है, ये पोजीशन पैरा होती है, मेटा के सामने मेटा पोजीशन मिलेगी और ऑर्थो के सामने ऑर्थो पोजीशन मिलेगी। अगर कोई रिएक्शन ऑर्थो पर होती है तो ध्यान रखिएगा बेटा, वो रिएक्शन आपको पैरा पर भी मिलेगी, यानी ऑर्थो पैरा पोजीशन एक साथ आती हैं। अगर कोई रिएक्शन ऑर्थो पर भी है तो वो पैरा पर भी होगी, और अगर कोई रिएक्शन बेटा मेटा पर हो रही होती है तो वो केवल मेटा पर ही होती है। अगर रिएक्शन ऑर्थो पर, यानी ऐसे ग्रुप जो ऑर्थो पैरा पर रिएक्शन दे रहे होते हैं, तो बेटा ध्यान रखिएगा उनको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, सक्रिय समूह। और ऐसे ग्रुप जो मेटा पर रिएक्शन दे रहे होते हैं उनको डीएक्टिवेटिंग के नाम से कहा जाता है, यानी निष्क्रिय समूह। ऑर्थो पैरा वाले जो ग्रुप होंगे उनको बेटा बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, और जितने भी मेटा वाले ग्रुप होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब यहां पर हमको 2 क्वेश्चंस के आंसर समझने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि हम ये क्यों बोल रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन ऑर्थो पे हो रही है तो वो पैरा पर भी होगी, और अगर कोई रिएक्शन केवल मेटा पर हो रही तो मेटा पर ही होगी। ये पहला क्वेश्चन बनता है इसका। दूसरा क्वेश्चन ये कि ऑर्थो पैरा वाले को हम एक्टिवेटिंग क्यों बोलते हैं और मेटा वाले को हम डीएक्टिवेटिंग क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बातें समझनी होंगी। ठीक है, क्योंकि ये आगे के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो पहले आप इतना जल्दी से नोट कर लो, फिर उन बातों को आगे क्लियर करते हैं। नोट करिए जल्दी से।